रूस की क्रांति का क्या स्वरूप था, ये बताना बाकी था। तो आज हम लोग जानेंगे कि रूस की क्रांति का स्वरूप क्या था, किस प्रकार संपन्न हुई। तात्कालिक कारण की चर्चा तो हो चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रूस का तात्कालिक कारण था, रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण था। रूस का जार सेना की बागडोर अपनी हाथों में लेकर युद्ध भूमि में चल दिया है और राजमहल खाली पड़ गया है। राजा के मूर्खता की हद हो गई तब जब सेना की बागडोर अपनी हाथों में लेकर युद्ध भूमि में चल दिया। राजा को युद्ध करने के लिए सेना को साथ लेकर जाना, राजमहल को खाली छोड़ देना और जार की अनुपस्थिति में काम कौन करेगा, इसकी भी उसे होश हवास नहीं था, इसका चिंता फिक्र नहीं था। सेना की बागडोर लेकर के युद्ध भूमि में चल दिया और इधर राजमहल जब खाली हुआ तो जार की पत्नी जरीना और उसके तथाकथित गुरु रासपुटीन को आपसी षड्यंत्र का मौका मिल गया, जिससे राजमहल की प्रतिष्ठा गिर गई। जब इस बात की जानकारी रूस के जार को पहुंची तो वह मानसिक रूप से विकलांग हो गया। ये समझिए, काफ़ी परेशान तो पहले से था ही और उसकी चिंता में एक और कारण जुट गया, एक और स्थिति जुट गई। किसी प्रकार झेल रहा है। अब रूस में स्थिति ये है कि वहाँ की जनता का हर वर्ग जार का विरोधी है और जब सेनाओं की पराजय होने लगी तो जितनी माँ बहनों के भाई बेटे पत्नियों के पति युद्ध भूमि में मारे जाते थे, वो सब लोग विरोधी हो गए। रूस में आवश्यकता सिर्फ अगुवाई करने वाले की थी, तो यह अगुवाई करने का काम कौन करेगा, यह सबसे बड़ी समस्या थी। महिलाओं ने देखा कि पुरुषों के बस की बात नहीं है। हाँ, ये तो इतने दिनों से भूमिका बना रहे, क्रांति आज तक नहीं किया। तो क्रांति का श्री गणेश महिलाओं ने किया रूस में 8 मार्च को, और उतने बड़ी क्रांति का श्री गणेश करके और रूस में जार को गद्दी त्यागने के लिए विवश करने का श्रेय रूस में महिलाओं को जाता है। यही कारण है कि 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया। ये महिलाओं के साहस जो है प्रणम्य है, स्वागत करने योग्य है और महिलाओं के साहस का इतिहास रूसी इतिहास में दर्ज है। 8 मार्च 1917 ईस्वी की घटना है। कपड़ा मिल की महिलाओं ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और जब कपड़ा मिल की महिलाएं रोटी दो का नारा लगाकर सड़कों पर आंदोलनरत हो गईं, तो उस स्थिति में अब पुरुष वर्ग को भी लगा कि हमें भी आंदोलन करना चाहिए। तो महिलाएं आंदोलित हो गईं, हम तो पुरुष हैं, हमें इनके पहले आना चाहिए था, लेकिन अब तो ये श्री गणेश कर चुकी हैं। तो उसी आंदोलनकारी में पुरुष वर्ग के मजदूर भी शामिल हो गए। किसान, आम मजदूर जो वहाँ के थे, किसान थे, गरीब लोग थे, फुटपाथी दुकानदार थे, छोटी छोटी जातियाँ थी जिन पर रूसी जार ने जबरन रूसीकरण की नीति लागू किया था, वो सारे के सारे लोग जार के विरोधी थे और सब प्रतीक्षारत थे कि जैसे ही क्रांति होती है हम सब क्रांतिकारियों का साथ देकर और जार को रूस से भगा देंगे, जार की निरंकुश जारशाही का अंत निश्चित रूप से करेंगे। और इस प्रयास में प्रथम पहल महिलाओं ने कर दिया। किसान लोग, मजदूर लोग, फुटपाथी दुकानदार लोग सब महिलाओं के उस आंदोलन में शामिल हो गए और धीरे धीरे 3-4 दिनों में आंदोलन इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि रूस के जार को ऐसा लगा, महसूस हुआ कि अब मैं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हूं।
अब रूस का जार चिंतित हो गया, लेकिन 9 जनवरी 1905 ईस्वी में उसने एक भीड़ पर गोली चलवाया था, जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता था। तो जार को लगा कि क्यों न खूनी रविवार की घटना को दोहरा दिया जाए। उस दिन भी ये लोग रोटी मांग रहे थे और एक ही बार में सबका रोटी स्वाहा हो गया। इस बार फिर रोटी का नारा लगाते हुए, आज तो बहुत सारे लोग आ गए हैं सड़कों पर, सबको रोटी देना है। जार जो था अपने सिपाहियों को कुछ खिला पिला करके तैयार रखता था। कुछ जार और जरीना के चमचे थे जो उनकी प्रशंसा में कार्य किया करते थे। वो लोग खा पी कर तैयार रहते थे, उनको पर्याप्त हर चीज मिलता था। कुछ विशेष लोगों को, जार को लगा कि सेना की टुकड़ी से कहते हैं गोली चलाने के लिए, जैसे खूनी रविवार में भून दिया लोगों को गोलियों से, वैसे ही इस बार भी कोशिश करते हैं। जार ने सेना से कहा, भाई गोली चलाओ, ये सामने से भीड़ आ रही है। पूरा रूस आंदोलनरत हो गया। तू लोग खा पी के करते क्या हो? रूस के जार ने जिस सेना से गोली चलाने के लिए कहा ना, उस सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिए जार के चरणों में और कहा कि श्रीमान मुझे क्षमा कीजिए, मैं आज गोली नहीं चलाऊंगा, मैं आज गोली नहीं चलाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए आपके राज्य की नौकरी। छोड़कर सारी सेनाएं आंदोलनकारियों की भीड़ में चली गई और उन्हीं का समर्थन करने लगी। जिस सेना की टुकड़ी से गोली चलाने के लिए कहता था, वही हथियार जार के चरणों में समर्पित करके आंदोलनकारियों में शामिल हो जाती थी। अब जार के पास हथियार ही हथियार थे, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं था। इस बात का डर भी सता रहा था कि आंदोलनकारियों में से कोई गोली चलाने वाला सिपाही आकर मुझे ही गोली न चला दे, मुझे ही न समाप्त कर दे। इस बात की चिंता भी थी। और वैसे भी जार को समाप्त करना हो तो गोली बंदूक की आवश्यकता नहीं है। सड़कों पर इतने ज्यादा लोग उतर गए थे कि एक एक तमाचा देते तो जार का हालत खराब हो जाता। जार की स्थिति बहुत नाजुक थी उस समय। भले अपने आप को कमजोर महसूस नहीं होने दे रहा था, लेकिन जार मन ही मन बड़ा चिंतित था। अब जार की जब कोई भी सेना गोली चलाने से इनकार कर दी, तो एक सबसे विश्वस्त सेना की टुकड़ी जार ने रखा था, जिसका नाम था प्रेओब्राजेंस्की रेजिमेंट। थोड़ा नाम टेढ़ा है, लेकिन याद कर लेंगे, है ना। प्रेओब्राजेंस्की रेजिमेंट उसका नाम था, प्रेओब्राजेंस्की रेजिमेंट। पुस्तक में भी आपको मिल जाएगा। ये प्रेओब्राजेंस्की रेजिमेंट जो सेना की टुकड़ी थी, ये जार की सबसे विश्वस्त सेना की टुकड़ी थी, और ऐसी विश्वस्त सेना की टुकड़ी थी कि जार को इस पर पूरा भरोसा था कि यह वही करेगी जो मैं कहूँगा। हो सकता है कि जार उस सेना की टुकड़ी को विशेष सुविधा प्रदान करता हो, उन्हें जो आवश्यकता थी हर आवश्यकता की पूर्ति करता हो, तो पूरा भरोसा था। कुछ लोग विश्वस्त हो जाते हैं, मंत्री जी लोगों के, प्रधानमंत्री लोगों के, मुख्यमंत्री जी लोगों के अति विश्वस्त लोग जो होते हैं। उसी प्रकार समझिए कि प्रेओब्राजेंस्की रेजिमेंट जो था ना, वो जार का अति विश्वस्त सेना का टुकड़ी था। अब जब कोई चारा हाथ न लगा, तो जार ने अति विश्वस्त सेना की टुकड़ी प्रेओब्राजेंस्की रेजिमेंट से आंदोलनकारियों की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। अब प्रेओब्राजेंस्की रेजिमेंट जो था, उसने ये देखा कि गोली अगर चलाते हैं तो जार के साथ हम भी मटियामेट हो जाएंगे, क्योंकि आंदोलनकारियों के समक्ष हम मुट्ठी भर लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात कि प्रेओब्राजेंस्की रेजिमेंट जो सेना की टुकड़ी थी, उनके लोग भी तो रूस में होंगे, दुखी तो वो लोग भी होंगे कहीं ना कहीं। अब प्रेओब्राजेंस्की रेजिमेंट जो था, वो भी गोली चलाने से इनकार कर दिया। और तब जार को ऐसा लगा कि अब रूस में मेरा कोई नहीं रह गया,
मेरी पत्नी तो पहले ही हमसे खफा हो चुकी है और जो सेना की टुकड़ियां थी बारी बारी से आंदोलनकारियों में शामिल हो गई। एक सबसे विश्वस्त सेना की टुकड़ी प्रेओब्राशंस्की रेजिमेंट थी जिस पर मुझे पूरा भरोसा था, आज उसने भी दगा कर दिया। अब मैं रूस में बिल्कुल सुरक्षित नहीं हूं। ये प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है कि अब तक मेरी जान बची है, नहीं तो 8 मार्च से आंदोलन चल रहा है। मैं 12 मार्च तक सुरक्षित हूं। ईश्वर की बड़ी कृपा है। यथाशीघ्र यहां से पलायन कर जाना चाहिए और यदि नहीं किया तो जनता मुझे मटिया मेट कर देगी। 12 मार्च 1917 ईस्वी का दिन रूस का जार निकोलस द्वितीय राजगद्दी छोड़ के भाग गया। राजगद्दी छोड़ के भाग गया और वही 12 मार्च 1917 ईस्वी को रूस में रोमनोव राजवंश की निरंकुश जारशाही का अंत हो गया। अब जार रूस में नहीं रहा, जार रूस में नहीं रहा। अब जार नहीं रहा तो क्या होगा? देखिए, सरकार तीनों वर्गों में सबसे पहले सरकार गठित होगी बुर्जुआ वर्ग की सरकार, है ना। तो मैंने डेट आपको लिखवाया है 12 मार्च के बाद 15 मार्च, है ना। 15 मार्च 1917 ईस्वी के दिन जब 12 मार्च को जार राजगद्दी त्याग दिया तो 15 मार्च 1917 ईस्वी के दिन लोबाव के नेतृत्व में, हाँ नाम था लोबाव, लोबाव के नेतृत्व में बुर्जुआ वर्ग की सरकार का गठन हुआ। और चूंकि क्रांति किया था सर्वहारा वर्ग ने और सरकार गठित हो गई बुर्जुआ वर्ग की, इसलिए सर्वहारा वर्ग के लोग जो थे वो असंतुष्ट थे। असंतुष्ट इसलिए थे क्योंकि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्रांति की थी वह उद्देश्य अधूरा रह गया, सिर्फ नाम मात्र के उद्देश्य की पूर्ति हुई। सर्वहारा वर्ग ने क्रांति इसलिए नहीं किया था कि धनवानों की सरकार आ जाए, जो क्रांति किया सरकार तो उसकी आनी चाहिए थी, लेकिन जो धन बली थे सरकार उनकी आ गई। मध्यम वर्ग वाले जो थे उसमें कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, वेतन भोगी कर्मचारी, वकील, ये सब मध्यम वर्ग में आते थे। तो इन लोगों ने सोचा कि सरकार तो हमारी होनी चाहिए, देश में बुद्धिमान हम लोग हैं तो सरकार हम लोग चलाएंगे, ये किसान मजदूर थोड़े सरकार चला पाएंगे। फुटपाथी दुकानदार, खेतीहर मजदूर, गरीब जनता, ये क्या सरकार चलाएगी। तो मध्यम वर्ग के लोग जो थे उन्होंने लोबाव की सरकार का तख्ता पलट दिया कुछ ही दिनों में और मध्यम वर्ग की सरकार गठित हो गई करेंस्की नामक व्यक्ति के नेतृत्व में। रूस में जार के जाने के बाद दूसरी सरकार किसकी बनी? पहली सरकार लोबाव के नेतृत्व में बुर्जुआ वर्ग की सरकार और दूसरी सरकार करेंस्की के नेतृत्व में मध्यम वर्गीय सरकार। अब ये बताइए कि मध्यम वर्ग की सरकार चलेगी, इससे जनता संतुष्ट हो सकती है? अभी भी संतुष्ट नहीं होगी। कारण क्यों नहीं संतुष्ट होगी जी? क्योंकि पहला तो टीस इन लोगों को इस बात की थी कि क्रांति हम लोगों ने की, अब मजा कोई और ले रहा है। ये तो सबको होगा, मानव स्वभाव है। अगर क्रांति हमने किया तो लाभ हमें होना चाहिए ना। तो सर्वहारा वर्ग इसलिए असंतुष्ट था क्योंकि क्रांति में सर्वाधिक भूमिका सर्वहारा वर्ग की थी। सरकार पहले बुर्जुआ वर्ग का और उसके बाद मध्यम वर्ग का, अभी भी सर्वहारा वर्ग असंतुष्ट था। अब मध्यम वर्ग की सरकार जब आई तो मध्यम वर्ग की सरकार ने एक गलती ये कर दी कि उसने घोषणा कर दिया कि हम मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध को चलाते रहेंगे। कौन सा युद्ध चल रहा था उस समय? प्रथम विश्व युद्ध। और जार ने रूस को कमजोर होने के बावजूद उस विश्व युद्ध में झोंक दिया था।
तो करंस्की के नेतृत्व में जो मध्यम वर्गीय सरकार गठित हुई ना, उस करंस्की सरकार ने यह घोषणा कर दी कि हम मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध को चलाते रहेंगे। दूसरी घोषणा ये थी कि हम जो है निजी संपत्ति की रक्षा करते रहेंगे। निजी संपत्ति की रक्षा। तो निजी संपत्ति की रक्षा कैसे करेंगे? अब देखिए, माने जिनके पास जो धन है, जिनके पास जो संपत्ति है, वो सुरक्षित रहेगा। सरभारा वर्ग को इससे भी परेशानी थी कि भाई रूस में कुछ लोग जो अति धनवान है, उनके धन की रक्षा सरकार करेगी। जिनके पास ज्यादा भूमि है, उनके भूमि की रक्षा करेगी। तो फिर भूमिहीनों को भूमि मिलेगी नहीं, निर्धनों को धन मिलेगा नहीं। इसलिए सरकार तो महाबेकार है, इसको हटाना बहुत जरूरी है। अब केरेंस्की के खिलाफ भी रूस के सरभारा वर्ग हो गया। और लेनिन को जैसे पता चला कि रूस में निरंकुश जारशाही का अंत हो गया है, मैं आपको बताता चलूं कि लेनिन जो था वो रूस की निरंकुश जारशाही का विरोध किया था बहुत पहले, जनता से मिलकर। और उसने नारा दिया था भूमि, शांति और रोटी का। जनता बड़ी खुश रहती थी लेनिन से, लेकिन जार बलपूर्वक लेनिन के आंदोलन को दबा दिया और लेनिन को देश निकाला की सजा दे दिया। कहा कि तू देश में नहीं रहेगा, अगर रूस में रहेगा तो क्रांति कराता रहेगा, तू बाहर रह। देश से भगा दिया लेनिन को। अब लेनिन, क्योंकि जार मजबूत था उस समय, लेनिन देश छोड़कर चला गया, स्विट्जरलैंड में निवास कर लिया था, स्विट्जरलैंड में रह रहा था। अब जैसे पता चला कि जार भाग गया है, तो जर्मनी के सहयोग से मार्च 1917 ईस्वी में लेनिन रूस आता है। और रूस में आकर जैसे ही लेनिन रूस में आया, जनता को लगा कि मुझे ईश्वर मिल गए, क्योंकि इसके पहले जनता ने लेनिन के साथ क्रांति किया था और लेनिन ने ये कहा था कि भूमि, शांति और रोटी, मतलब देश में शांति व्यवस्था रहेगी, जिन्हें भूमि नहीं है उन्हें भूमि देंगे और भोजन सबको मिलेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। तो ये 3 अति महत्वपूर्ण चीजों की घोषणा लेनिन ने कर दिया था। इसलिए लेनिन की ओर से सारे लोग थे, कोई लेनिन का विरोधी नहीं था। लगभग सरभारा वर्ग के सब लोग लेनिन की ओर आ गए। अब सरभारा वर्ग के लोगों ने कहा कि भाई लेनिन के नेतृत्व में सरभारा वर्ग की सरकार गठित कर दी जाए। केरेंस्की को रखने की क्या जरूरत है, मध्यम वर्गीय सरकार की क्या आवश्यकता है। आप लोग लेनिन से कहे कि देखिए, असली क्रांति अब तक नहीं हुई है, असली क्रांति अब होगी, लेनिन करेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे। लेनिन जो था बोल्शेविक दल का नेता था, बोल्शेविक बहुसंख्यकों का दल था, मेनशेविक अल्पसंख्यकों का दल था। मैंने बताया, पहले भी बताया था। तो बहुसंख्यक जनता लेनिन की ओर से थी। अब लेनिन के नेतृत्व में असली क्रांति होगी। तो मार्च 1917 में लेनिन आया, आने के बाद एक थ्योरी लिखा कि क्रांति कैसे होगी। क्रांति जब हमारी सरकार गठित होगी तो हम क्या क्या सुविधाएं देंगे। वो लेनिन द्वारा लिखा हुआ सिद्धांत अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, परीक्षा में पूछता है। अप्रैल थीसिस अप्रैल में प्रकाशित हुआ, सब लोग पढ़े, जाने लेनिन के बारे में, भाई क्रांति करेगा, हम लोग साथ देंगे, जब इसकी सरकार गठित होगी तो हमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो 3 चीजें तो निश्चित मिलेंगी, भूमिहीनों को भूमि मिलेगी, है ना, शांति व्यवस्था सब जगह रहेगी, और रोटी सबको मिलेगा। तो रूस में जो भूखी जनता थी वो लेनिन के साथ इसलिए आ गई कि अब हमारी क्षुधा संतुष्ट कर दी जाएगी। जो भूमिहीन लोग थे वो लोग साथ में आ गए कि अब मुझे भूमि मिल जाएगी। और जो फुटपाथी दुकानदार थे, आम गरीब जनता थी, ये सब लेनिन की ओर से इसलिए हो गई क्योंकि लेनिन जो था निर्धनों का मसीहा था। धनवान लोग जो थे मुट्ठी भर, वो लेनिन के विरोध में थे। तो मुट्ठी भर लोगों के विरोध करने से क्या होता है, सबकी बारी आती है ना। जब
लोबाव की बारी थी तो जबरदस्ती शासन स्थापित कर लिया, कुछ दिन रहा, करंस्की ने उसका तख्ता पलट दिया। अब लेनिन की बारी आई है तो ये करंस्की का तख्ता पलट देंगे। 7 नवंबर 1917 ईस्वी की बात है। अब अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीना भूमिका बनाए, जनता को अपनी ओर आकृष्ट किए, क्रांति कैसे होगी इसके स्वरूप को समझाए। करना क्या है हम लोगों को। आज 7 नवंबर 1917 ईस्वी के दिन लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक दल के लोगों ने रूस के हर सरकारी चीज पर कब्जा कर लिया जबरदस्ती। केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया, केरेंस्की गद्दी छोड़ के भाग गया। बोल्शेविकों की जीत हुई, लेनिन को अध्यक्ष बनाया गया और कहा गया कि श्रीमान आप देश के मालिक रहिए। एक और बुद्धिजीवी व्यक्ति था जो थोड़ा ज्यादा कड़े रुख का राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ था, जिसका नाम था ट्रोट्स्की। ट्रोट्स्की को लेनिन ने विदेश मंत्री बना दिया। कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और तू देश का विदेश मंत्री रहोगे। हम दोनों मिलकर के रूस को बहुत अच्छे से विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे। ठीक है। तो लेनिन महोदय बन गए हैं प्रधानमंत्री और ट्रोट्स्की बन गए हैं विदेश मंत्री। अब लेनिन की सरकार बाबू जैसे ही आती है रूस में, जो धनवान लोग थे, जो भूमिपति लोग थे, उनके अपनी संपत्ति पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि सब जानते थे लेनिन के सिद्धांत को। लेनिन ने सोचा कि सबसे पहले रूस को विश्व युद्ध से अलग करना जरूरी है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो हमारी सरकार गठित हुई है। हम चाहते हैं कि रूस का विकास करें। रूस अगर इस दयनीय स्थिति में युद्ध करता रहेगा तो उसका विकास कैसे हो पाएगा। अभी रूस में शांति व्यवस्था चाहिए, युद्ध नहीं। इसलिए रूस ने कहा कि लेनिन ने सोचा कि हम रूस को विश्व युद्ध से अलग कर देते हैं। तो ये बताओ कि रूस विश्व युद्ध से आसानी से अलग हो जाएगा क्या? तो क्या करना पड़ेगा रूस को? वो चाहता है कि हम झगड़ा ना करें, तो युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाए, चले आए। ये उपाय है ना? बोलिए। तो जिससे वो अब तक युद्ध किया है वो इसे आ जाने देगा? नहीं आने देगा ना। 3 साल युद्ध किए हैं 1914 से 17 तक। आज 17 में कह रहे हैं कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। तो जिससे लड़ाई की हुआ नहीं देगा, पकड़ लेगा। कहे लड़ो, 3 साल लड़ल बड़ा, हमारा मौका मिल बस ना लड़ी है, लड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। हाँ, जबरदस्ती झगड़ा कराएगा। अब छोड़ के भागना भाई, इच्छा तो है नहीं लड़ने की, शक्ति भी नहीं है लड़ने की। तो सोचा कि एक समझौता कर लेते हैं। और भाई हम अब लड़ाई करने की स्थिति में नहीं है, आप जो कहिए सो हम कर देते हैं। हम युद्ध नहीं करेंगे, बाकी जो कहिए करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। तो जर्मनी के साथ रूस की एक संधि हुई जिसका नाम था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, इस संधि में यह कहा गया कि श्रीमान रूस जी, यदि आप युद्ध करना नहीं चाहते हैं तो अपना 1/4 भूभाग चुपचाप छोड़ दीजिए, हमें दे दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, नहीं लड़ने देंगे। माने 20 कट्ठा तुम्हारे पास है तो 5 कट्ठा हमको फ्री में दे दो, तब छोड़ेंगे, आना तो लड़ो। अब लेनिन को डर था कि अगर लड़ेंगे तो हो सकता है कि भूभाग भी जाए और नुकसान भी हो, क्योंकि स्थिति तो हमारी मजबूत है नहीं। तो लेनिन ने सोचा कि यही उपाय बेहतर है कि 1/4 हिस्सा दे दो, युद्ध से अलग हो जाओ। जब मजबूत होंगे तब फिर छीन लेंगे। ये तो एक विकल्प रहेगा ना।
तो लेनिन की ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जर्मनी के साथ होती है और उसके बाद से रूस जो है विश्व युद्ध से अलग हो जाता है। अब विश्व युद्ध से अलग होने के बाद रूस में आंतरिक विकास का मामला है। भाई रूस के अंदर विकास होना चाहिए। विकास करने के लिए लेनिन सोचा कि अब क्या किया जाए, उपाय कैसे किए जाएं। जो जनता से वादे किए थे उसकी पूर्ति करना जरूरी है। तो जनता से वादे तो हुए थे कि भूमिहीनों को भूमि मिलेगी, शांति व्यवस्था रहेगी, आरोटी सबको मिलेगी। जो मुट्ठी भर धनवान लोग थे, भूमिपति लोग थे, उन्हें बड़ा डर था कब हमारी भूमि छीन ली जाएगी, कोई ठीक नहीं है, कब हमारा धन छीना जाएगा, कोई ठीक नहीं है। तो ये सब लोग लेनिन के विरोधी थे, है ना, लेनिन के विरोधी थे। अब जब लेनिन के विरोधी थे तो भीतर क्रांति कर रहे थे। रूस में गृह युद्ध शुरू हो गया। रूस के अंदर की जनता क्रांति करने लगी। क्रांति इसलिए कर सरकार के विरोध में, क्योंकि कब उनकी संपत्ति छिन जाएगी कोई ठीक नहीं है। तो लेनिन ने क्या किया कि एक गुप्त पुलिस दस्ता बनाया। क्या बनाया? गुप्त पुलिस दस्ता। गुप्त पुलिस दस्ता का नाम था चेका। क्या नाम था? चेका। चेका का काम था कि उसके जितने लोग रहते थे, चेका के सदस्य, वो लोग सिविल ड्रेस में रहते थे, सिपाही के ड्रेस में नहीं रहते थे। सिविल ड्रेस में आके देश में घूम घूम के भ्रमण करते थे, अवलोकन करते थे। ये देखते थे कि कहाँ पर लेनिन का विरोध हो रहा है, कौन लेनिन का विरोध कर रहा है। जो लेनिन का विरोध करता था ना, उसे पकड़ के जेल में बंद कर दीजिए, विरोध अपने आप बंद हो जाएगा। तो चेका का काम था देश के भीतर लेनिन के खिलाफ विद्रोह करने वाले विद्रोहियों का दमन करना, उन्हें पकड़ के गिरफ्तार कर लेना। तो आंतरिक मामला सुलझ जाएगा धीरे धीरे। तब तक लेनिन सोचा कि कोई बीच का मार्ग अपना लेते हैं जिससे दोनों लोग संतुष्ट हो जाएं, यही अच्छा रहेगा ना। तो शुरू में तो जब लेनिन की सरकार गठित हुई तो उसने कहा कि जितने रूस में उद्योग धंधे चलते हैं ये सब सरकारी हो गए। तो बताइए कि 20 लाख रुपया लगा के कोई उद्योग खोला है, उद्योगपति पूंजीपति, और रुपया खूब कमा रहा है, अपने फायदा कमा रहा है, तो अपनी इच्छा से खर्च कर रहा है। अब उसका उद्योग सरकारी हो गया तो लाभ तो सरकार के घर जाने लगेगा। तो पूंजीपति विरोध करेगा कि नहीं? वो भी विरोधी हो गए, उनका बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी बात कि अब लेनिन का सिद्धांत था कि भाई खेती करते हैं तो अपना लागत छांट लीजिए, भाई खर्चा तो लगता है खेती करने में, खाने भर रख लीजिए, कुछ फायदा भी रख लीजिए, बाकी अनाज हमें दे दीजिए ताकि हम उन भूखे लोगों में बांट दें। उस अन्न को उन भूमिहीनों में वितरित किया जाए जिनके पास खेत नहीं है। तो ये काम रूस के लोग कर देंगे। बोलिए, मानव का स्वभाव तो ये होता है कि हमारा सामान जो है वो हम ही प्रयोग करें। अब 20 क्विंटल अनाज तुम उपजा रहे हो, अब 5 क्विंटल का खर्चा है। अब मान लो कि 2 क्विंटल अनाज का मौद्रिक मूल्य उस अन्न को उपजाने में लग जाता है तो 7 क्विंटल हुआ, 8 क्विंटल मान लो, 10 क्विंटल मान लो। अब बाकी जो 10 क्विंटल अधिक है वो लेनिन को दे दो। दे दोगे क्या? नहीं दोगे? सरकार जिसकी है उसे देना पड़ेगा ना। अच्छा, नहीं देने की स्थिति में अब लोग ये सोचते थे कि बढ़िया है कि कम उपजाओ, अच्छा है कि कम उपजाइए। जब उपजा के दे देना है तो क्या फायदा उपजाने से जी, हम उपजे कम करेंगे। तो लोग मेहनती कम हो गए, धीरे धीरे उत्पादन घटने लगा। जितना उत्पादन होता था उतना अब नहीं हो पा रहा था। अब लेनिन की चिंता सताने लगी। फिर सोचे लोग, लेनिन ने यह विचार किया कि कोई बीच का रास्ता अपनाना जरूरी है।
तो लेनिन ने कहा कि देखिए भाई, आप अनाज खूब उपजाइए, मेहनत करके हम आपका अनाज नहीं लेंगे, खूब उपजाइए, अनाज नहीं लेंगे, जितना उपजाइएगा सब आपका। लेकिन देश में रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो अति निर्धन हैं। मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप जितना अनाज उपजाते हैं ना, उसमें आप अपने जरूरत भर, चूंकि आपका खेत है, अनाज आपका है, सब आपका है, मैं मानता हूं सब आपका है, आप जरूरत भर रख लीजिए, लागत भी छांट लीजिए और उसके बाद फायदा भी रख लीजिए, लेकिन थोड़ा सा मुझे दे दीजिएगा, इसलिए ताकि जो लोग भूखे मर रहे हैं उनका सहयोग किया जा सके। अब जनता को लगा कि अब लेनिन लाइन पर आया है, पहले जो 20 क्विंटल में 10 क्विंटल मुझे दे दो, अब सही रास्ते पर आया है। तो जनता को भावुक करके, है ना, वो जो है अन्न लेने लगा थोड़ा थोड़ा। तो लेनिन का भी काम हो गया और जनता का भी काम, खुश होकर के लोग देने भी लगे थोड़ा सा में, कोई बात नहीं। जार तो वैसे ही लेता था, जार भी तो लेता था, तो जार से तो ठीक ही था ना। अच्छा, उद्योगपति जब विरोध किए तो लेनिन ने कहा कि देखिए भाई, मैं पूरी तरह से व्यक्तिगत उद्योग का विरोध नहीं करता, एक बीच का रास्ता ये अपनाता है कि 20 मजदूरों को रखकर आप निजी उद्योग चला सकते हैं, 20 मजदूरों को रखकर निजी उद्योग चला सकते हैं। तो आंतरिक मामलों को इस प्रकार से लेनिन जो है सुलझाता है। आज जब रूस में लेनिन की सरकार गठित हुई थी तो कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें जब ये पता चला कि जार राजगद्दी छोड़ के भाग गया है, रूस में सर्वहारा की सरकार का गठन हो गया है, तो रूस पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है, तो क्यों न रूस पर हम कब्जा कर लें। तो वो लोग बाहरी षड्यंत्र कर रहे थे रूस पर कब्जा करने के लिए। तो ट्राटस्की जो था ना विदेश मंत्री, वो लेनिन से कहा कि आप आंतरिक मामले में लगे रहिए, आप देश का विकास करिए, बाहरी चीज जो है ना, बाहरी मामले जो है उसको मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं पर्याप्त हूं अकेले देख लेने के लिए। ट्राटस्की ने एक लाल सेना का गठन किया, ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है, ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया और लाल सेना का गठन करके सेना को साथ लेकर वो पता करते रहता था कि रूस के खिलाफ कौन सा देश षड्यंत्र कर रहा है रूस पर हमला करने के लिए। तो वो रूस पर हमला होने से पहले ही लाल सेना को लेकर उस षड्यंत्र को तहस नहस कर देता था। किसी भी देश का हो मामला, रूस पर हमला करने की साजिश वो लोग करते ही थे, प्लानिंग ही कर रहे थे, तब तक लाल सेना के सहयोग से ट्राटस्की उसे ध्वस्त कर देता था। तब बाहरी मामलों को ट्राटस्की या लाल सेना मिलकर संभाल लिए, आंतरिक मामले को चेका संभाल लिया, लेनिन संभाल लिया। इस प्रकार रूस का ठीक ढंग से विकास हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई और 1924 में लेनिन की मृत्यु होने के बाद रूस की क्या स्थिति हुई, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे।